हाल के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उभरी है। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना से जुड़े 24 मौतों की खबरें आई हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। वहीं नए मामलों में दूसरे स्थान के साथ दिल्ली में 7,664 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा राजधानी में सटे राज्यों में भी कोरोना पांव पसारने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी राज्य हरियाणा में 4,554 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में चौथी सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद 3,332 के साथ उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। राजस्थान कोरोना मामले में 4 गुना वृद्धि के साथ 14 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राजस्थान मौत के मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सप्ताह के दौरान तीसरे नंबर पर आ गया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी से बीजेपी कभी हाथ नहीं मिलाएगी। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी से अगर कोई सिंगल इंसान भी बीजेपी में जाने का फैसला लेता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। संजय राउत ने सामना के वीकली कॉलम रोक टोक में ये बातें कही। दरअसल इन दिनों अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। ये अटकलें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के बाद और तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर राउत ने यह टिप्पणी की है। हालांकि अजीत पवार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि अजीत पवार ने शनिवार को अमित शाह से मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हत्या के बाद रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर हत्या की पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई। वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर की जांच करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई खालिद, अजीम और अशरफ की शनिवार को प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा में उस समय गोली मार दी गई थी जब वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पूरा हत्याकांड कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार किया है। हमलावर पत्रकार के वेश में आए थे। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद यूपी की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि यहां से गुंडे भाग गए हैं, लेकिन लोग जेल में बैठकर लोगों की हत्या की साजिशें कर रहे हैं। पुलिस के घेरे में गोली मारना कैसे संभव है? गुंडे उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं। सारे दावे गलत हैं। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था नहीं रह पाई है। देखिए, जो दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, यहाँ गुंडा का सफाया हो गया है, गुंडा यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है जेल से बैठ के षड्यंत्र करके लोगों की हत्या कर रहे हैं। पुलिस वालों को घेरे में चारों तरफ उसे पुलिस है और पत्रकार बन के जाके उसको गोली दाग दिए। कैसे संभव है? तो पूरी तरह से नाकाम है। गुंडे खुलेआम बंदूक लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डीलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद है ना, उनको घेराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे। आज वो डीलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियां निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करें, कौन रोक रहा है? लोकसभा में ले जाएं। उनके 9 सत्ता पक्ष के 9 सांसद हैं, एक मंत्री है, वो लोकसभा में क्यों नहीं उठाते? सरकार में क्यों पास नहीं करते? क्योंकि डीलिस्टिंग का मामला कोई राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो ये लोग
वहीं बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टार ने कहा कि मैंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया है और अब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। एक विपक्षी नेता के रूप में कई लोग हैरान हैं। पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। मैंने सोचा था कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी। वहीं नवी मुंबई के खारघर में रविवार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के दौरान कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोगों के गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। वर्तमान में 24 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था। इस दौरान उनके लाखों अनुयायी भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लू लगने की वजह से जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई, 24 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वहीं अतीक और अशरफ की हत्या वाले 3 आरोपियों में से एक लवलेश तिवारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लवलेश से कोई लेना देना नहीं है। लवलेश के पिता का यह कहना है कि उनका लवलेश से कोई लेना देना नहीं है। कई सालों से वो घर नहीं आया, घर का सदस्य उससे बात नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ नशा करता है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से लवलेश तिवारी के घर का पता चल गया है। वो क्योतरा इलाके का रहने वाला है और लवलेश के पिता यज्ञ कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें टीवी के जरिए पता चला कि अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले 3 आरोपियों में उनका बेटा भी शामिल है। ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था, हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई किसी चीज से मतलब था। प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातें चीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों हाँ, उसमें जेल गया था। याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है, ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। कब थोड़ा अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो वहीं अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना सिंभावली के गांव माधापुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में किसान लाइन को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों से सदर एसडीएम ने न्याय की गुहार लगाई है। एसडीएम से किसानों ने लेकिन हमारी बात दिए इन्होंने 10 लाख का वादा करा, 5-74 अकाउंट में और किसी के 6 भी हैं, किसी दोनों का आदेश हुआ हमें। चलिए ठीक है, मैं बात कर। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को समन कर राजधानी वासियों को अपमान किया जा रहा है। खासकर उन लोगों को भी तौहीन की जा रही है जिन्होंने सीएम केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था। उनके समर्थन
और पीएम मोदी के खिलाफ जगह जगह सड़क पर प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से तानाशाही के नशे में चूर हैं और किसी भी कीमत पर देश के अंदर चाहे वो छात्र हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी लोगों की उम्मीद की किरण बन चुकी आम आदमी पार्टी और उसके द्वारा किए जा रहे कामों से पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक आशा की किरण जगी है, उसको किसी भी कीमत पर कुचलना चाहते हैं। पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। आज दिल्ली वालों के सब्र का बांध टूटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई द्वारा सम्मन करा करके न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे दिल्ली के लोगों का अपमान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन करने का अवसर दिया है। सीबीआई द्वारा सम्मन करके अपने दफ्तर में तलब करने के खिलाफ आज पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हुए। सुबह सुबह बहुत सारे जगहों पर पुलिस ने लोगों को डिटेन किया, जगह जगह धमकियां दी गई, रात से ही फोन किया जा रहा था। उसके बावजूद आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ लोगों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही। वही खबर बिजनौर से है, जहां मंडावर के इमनामपुरा इलाके में खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं हापुड़ में थाना बाबूगढ़ और जिले के एसओजी की संयुक्त पुलिस ने 2 दिन पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूटपाट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लूट से संबंधित 1,63,000 रुपए नकदी, घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल और अवैध असलहा भी बरामद किया। घटना हुई थी 12 तारीख को ग्राम भड़ंगपुर के थाना बाबूगढ़ में, और इस घटना में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक कर्मी जो कार्यरत हैं, उनसे कुछ कैश लूटने की वारदात हुई थी तमंचा दिखा करके, और कैश के साथ साथ उनका मोबाइल फ़ोन और टैब वगैरह लूट करके 3 अज्ञात व्यक्ति बाइक सवार जो थे वो लूट करके चले गए थे। ये घटना बहुत ही ब्लाइंड घटना थी, इसमें कोई क्लू नहीं था, मौके पे कोई सुराग नहीं था, और हमारी हापुड़ पुलिस की SWAT टीम और थाना बाबूगढ़ की पुलिस टीम ने इसको लग करके 2 दिन के। वहीं बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण रेंज पी सुंदरराज के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित सशस्त्र बल की 15वीं वाहिनी में बस्तर फाइटर 9 आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण प्रथम सत्र दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस सत्र में 206 प्रशिक्षुओं को 213 दिवस का गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 204 प्रशिक्षु आरक्षक अपनी अंतिम परीक्षा में सफल रहे, जबकि 2 स्वास्थ्यगत कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर सके। प्रशिक्षण के दौरान इन आरक्षकों को इंडोर आउटडोर दोनों ही प्रशिक्षण दिया गया। नक्सल समस्या के समाधान की दृष्टि से साथ साथ बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास में स्थानीय युवा युवतियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर फाइटर का बल गठन किए गए थे।
में नक्सल समस्या के समाधान की दृष्टि से साथ साथ बस्तर वहीं हापुड़ में थाना पिलखुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम बॉबी उर्फ दिनेश उर्फ पिंटू बताया। गिरफ्तार बदमाश मिर्ची गैंग का सदस्य है जो थाना पिलखुआ में वांछित चल रहा था। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। थाना पिलखुआ में आज एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक वांछित अभियुक्त जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम बॉबी उर्फ संदीप उर्फ पिंटू उर्फ मिर्ची है। ये मिर्ची गैंग का एक्टिव सदस्य रहा है। इसके ऊपर 1 दर्जन से 2 दर्जन से ऊपर लूट चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने थाना पिलखुआ क्षेत्र में 6 फरवरी 2023 को एक सिगरेट व्यापारी को गोली मार करके भागने की एक घटना की गई थी जिसमें ये वांछित चल रहे थे। इसी की सूचना पर आज इनकी घेराबंदी सिकेड़ा पुलिया के पास की गई थी जिसमें इनको मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार वहीं बिजनौर में महिला ने पति की बात से आहत होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक थाना शेरकोट की खोर नदी में कूदकर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद डायल 100-112 पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला को सुरक्षित बचा लिया। महिला ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि महिला का पति उसे गाली देता था, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहती थी। थोड़ा नीचे कर लो। मोहम्मद लतीफ कहाँ की रहने वाली हो तुम? तैयब सराय की? सन्ना सराय में शादी हुई। अच्छा, समना सराय में शादी हुई। लव मैरिज हुई थी क्या? वैसे ही लव मैरिज हुई है। शादी जिससे हुई क्या नाम है उसका? शोहर का तेरे है? मोहम्मद दाऊद। उसके बाप का नाम क्या है? अब्दुल हकीम। तो यहाँ कैसे कूद गई थी इसमें नदी में? गाली बके। कौन? मेरा हस्बैंड गाली बके। क्यों, कोई बात हो गई थी? छोटी छोटी बात पर गाली बके, घर के काम हो गए। अच्छा, कितने दिनों की शादी को? 1 साल। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी गाजियाबाद लोनी से पूर्व चेयरमैन मनोज धामा की पत्नी रंजीता धामा को उतार दिया है। इस दौरान रंजीता धामा ने कहा कि लोनी में रिकॉर्ड तोड़ वोट से पिछले 2 चुनाव जीतते आई हैं और एक बार फिर जीत हासिल करेंगी। आपको बता दें कि रंजीता धामा ने कहा कि लोनी में 10 साल विकास किया है। लोनी में हम फिर विकास कर अपने वादों को पूरा करेंगे। रंजीता धामा ने बताया कि केवल लोनी का विकास करना ही मेरा मकसद रहेगा। संयुक्त रूप से चूंकि यहाँ पर गठबंधन से चुनाव लड़ा जाना है, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं लोनी की जनता का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए कार्य करती हूँ। सवाल था कि पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रही हैं। देखिए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है और जिसकी काम के आधार पर अपने क्षेत्र में छवि होती है तो उसके लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। ये बात ठीक है कि पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और ये एक वहीं मैहर के गांव भटूरा में सुखेंद्र पटेल की मृत्यु करंट लगने से हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक सुखेंद्र की भैंस गायब हो गई थी, जिसे खोजने के लिए घर से 14 अप्रैल को करीब शाम 9 बजे के समय युवक घर से निकला था, लेकिन 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने की वजह से विद्युत करंट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 6 बजे माला गहाई करत रहे, वहाँ से आगा बोरी खाली करी छी, फिर नहाई छी, फिर खाना खाई छी, 2 रोटी की सब्जी खाई छी। तो मैं कहूँ बेटा भैंसी नहीं आई तो ऐसा ना हो तो यहाँ देख न लेते, तो कैसे की होगी मैं देख ले। हाँ पापा, तो फिर मैं फोन लगाऊँ कि मिली ही कि नहीं मिली। 10 बजे मैं फोन लगाऊँ तो यह कही छी कि आओ तो पापा मैं आओ था, मैं हो गया आ जाओ सवेरे आ जाए, हो गया मैं यहाँ से जइयो पंचायत मैं देखा जइयो। यह बात भाई है। फिर मैं 11:15 बजे तक फोन लगाऊँ।
वहीं राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस बीच सीएम गहलोत ने प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या की वारदात पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि त्वरित न्याय समाधान नहीं है, इसे कानून का राज्य स्थापित नहीं होगा। जिसके बाद सीएम ने राजस्थान पुलिस की तारीफ भी की। और देश में आज जो माहौल बना हुआ है वो बहुत चिंताजनक है, चिंताजनक। अगर चिंता प्रदेशवासियों ने देशवासियों ने नहीं की तो भुगतना हम सबको ही पड़ेगा। सरकार किसी पार्टी की हो, अगर उसमें जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं करती है, लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अगर बिहेव नहीं करती है तो देश को भुगतना पड़ता है। की और लोकतंत्र की चिंता का विषय है। एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, एक्टिविस्ट जो आलोचना करते सरकार की वो देशद्रोही है। ये थीम चल रही है, ये उचित नहीं कही जा सकती। आलोचना तो लोकतंत्र में ऑर्नामेंट की तरह है। अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। विपक्ष होगा तो पक्ष अच्छे काम कर पाएगा। ये भावना होनी चाहिए सरकारों के लिए। मैं ये भावना रख करके काम करता हूँ। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा है देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो। ये मेरा मानना है। ऐसी घटनाएं कुछ हुई है पर समय ने तो रोक दिया गया, उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है। हमें उनसे मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, क्राइम पे लगाम लगी रहे। कोई ऐसे मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्य।